प्रिय विद्यार्थियों, यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सा चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। कक्षा 12 के भी विद्यार्थी जो कि समाज शास्त्र को लिए हुए हैं, आज का ये सेशन उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला जो शामिल की गई है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग करते हैं स्टार्ट समाज शास्त्र कक्षा 12 के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए दोस्तों, समाज शास्त्र में जब हम लोग बढ़ते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? राजा राम मोहन राय ने बंगाल में किस अभियान का नेतृत्व किया था? लैंगिक असमानता, अशिक्षित महिला, सती प्रथा विरोधी, राजनीतिक असमानता। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया हुआ था। किसका विरोध किया हुआ था? सती प्रथा का। देखिए यहाँ पर बात हो रही है राजा राम मोहन राय जी की ना। तो यहाँ पर देखिए भारत में बात किया जाए, देखिए भारतवर्ष में भारत में पुनर्जागरण की बात होती है तो राजा राम मोहन राय जी का नाम जो है वो सर्वोपरि लिया जाता है। ठीक है। और जो 1928 में देखिए ये ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी इनको याद किया जाता है। और सती प्रथा का विरोधी का मतलब, सती देखिए सती प्रथा होता क्या था कि जो भी औरत होती थी, उनके यदि पति गुजर जाते थे तो उनकी महिलाओं को यानी उनकी औरतों को भी उसी पर जिंदा जला दिया था। तो मतलब एक तरीके से उनके चिता में उन्हें भी डाल दिया जाता था। तो उसे सती प्रथा था, सती हो जाना। तो सती प्रथा का विरोध किया गया। राजा राम मोहन राय जी की भाई जब गुजर गए, उनकी भाभी को भी के साथ भी यही व्यवहार किया गया जब, तो उन्होंने इसका विरोध किया खुलकर। ठीक है। क्योंकि वो मानते थे अपनी भाभी जी को। तो ये एक बड़े पैमाने पर इसका व्यापक देखा गया स्तर। तो देखिए दोस्तों, ये सती प्रथा विरोधी इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। ये बहुत सराहनीय काम था राजा राम मोहन राय जी का। और ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में भी थे। देखिए भारत में पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी हैं। तो ये प्रश्नों को याद रखिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जो रचना ये एडिशन देखिए ये है एडम स्मिथ साहब का है। किसका है? एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये भी देखिए बार बार पूछा जाता है। और इसमें टोटल जो एडिशन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पर मैं बात करने वाला हूँ, और 20 को जरूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर प्री बोर्ड में आपके और आपके बोर्ड में जो है यहाँ से लाभ आपको जरूर मिलेगा। भारत में खदान अधिनियम जो था किस वर्ष पारित हुआ था? प्रश्न को ध्यान सुनिए। भारत में खदान अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1952 में। कब किया गया था? वर्ष 1952 में। ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरित क्रांति से अधिक लाभान्वित हुआ था? तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति से जो लाभान्वित होने वाला जो राज्य था वो था सबसे सर्वोपरि जो था वो पंजाब था। ठीक है। पंजाब राज्य को जो था वो हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभ मिला। और गेहूं के उत्पादन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़े पैमाने पर प्रभाव इसका देखने को मिला। निम्न में से किस राज्य में वन पंचायत गठन किया गया है? वन पंचायत का देखिए गठन के बारे में बात करेंगे हम लोग वन पंचायत के, तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य में किया गया था इसका गठन। छठवां देखिए प्रश्न क्या है। ब्रिटिश शासनकाल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मध्य सूची किस वर्ष तैयार हुई थी? ब्रिटिश शासनकाल में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के मध्य सूची किस वर्ष तैयार हुई थी? तो ये किया गया था जो सूची तैयार किया गया था वर्ष 1935 में। यानी 1935 सन में जो था इन लोगों की सूची बनाई गई थी। ठीक है। तो ये छठवां आपका प्रश्न हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न, आर्थिक उदारीकरण की नीति को किस वर्ष अपनाया गया? आर्थिक उदारीकरण की नीति को जो था किस वर्ष अपनाया गया? तो वर्ष 1991 में। यानी आर्थिक उदारीकरण की जो नीति थी वह 1991 में शामिल की गई थी। आठवां देखिए प्रश्न क्या है। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में अगर देखा जाए तो किन देशों को शामिल किया जाता है? जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है वो विकासशील देशों को इसमें रखा जाता है। ये आपका आठवां प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। नौवें पॉइंट प्रश्न की ओर मुझे बढ़ते देखिए यहाँ पर, तो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है। भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में शामिल मॉडल है समाजवाद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा हम लोग जानते हैं कि समाजवाद शामिल किया गया है, प्रजातंत्र भी है, प्रजातंत्र के अंदर लोकतंत्र के रूप में भी यहाँ पर बात हो रही है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी है। तो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण में अगर देखा जाए ये सभी के सभी मॉडलों का समावेश किया गया है।
10वां देखिए क्या है यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न, साक्षात्कार का स्वरूप माना जाता है। तो साक्षात्कार का जो स्वरूप होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये व्यक्तिगत होता है, ठीक है ना। जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो वो व्यक्तिगत पार्टिकुलरली तौर पर देखा जाता है, ठीक है इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पहला हम लोग का सेशन हुआ यहाँ पर समाप्त। देखिए एक भाग आपका समाप्त हो गया, 10 प्रश्नों का इसमें सीरीज था। और 10 सीरीज आप लोग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। देखिए जो है डीजे चैनल पर समाजशास्त्र के बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, 50 60 70, यदि उन सभी को आप देख लेते हैं तो आपको एक फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए और वहां से भी आप जो लाभान्वित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनका लाभ उठाइए। व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में कौन शामिल नहीं है, व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर सेकंड भाग में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब दूसरा जो हम लोग का ये बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज है। तो प्रशंसा, देखिए व्यक्तिगत सामाजिक पहचान में जो है वो प्रशंसा शामिल नहीं है। गर्व शामिल होता है, तनाव भी होता है, इसमें आत्मविश्वास भी होता है, लेकिन प्रशंसा जो होता है मुख्य रूप से जिसमें शामिल नहीं किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी डिस्टेंस, देखिए ये था वर्ष 1951 में हुआ था, ठीक है। वर्ष 1951 में जो था प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1951 में। और ड्यूरेशन इस समय अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया तो कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, आज के युग में पीढ़ियों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या है। आज के युग में पीढ़ियों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, विचारधारा, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। देखिए पश्चिमी सभ्यता का आना जो है वो एक तरीके से संघर्ष का सबसे प्रमुख कारण बनकर सामने आया है। चौथा देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, इस तरीके से 14वां प्रश्न भी है, कितने वर्ष की आयु में व्यक्ति सामाजिक समूह का सदस्य हो जाता है। तो देखिए मिनिमम जो होता है वो 18 वर्ष इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना, 18 वर्ष। देखिए आप वोटिंग भी करने जाते हैं जब, तो 18 वर्ष का समय जो है मुख्य रूप से उसमें शामिल किया गया है। माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने प्रवासी मजदूरों को घुमक्कड़ मजदूर कहा था। तो देखिए जॉन बेमन ने कहा था, प्रवासी मजदूरों को उन्होंने घुमक्कड़ मजदूर कहा था, किसने, जॉन बेमन साहब ने। जो प्रवासी मजदूर थे उनको उन्होंने घुमक्कड़ मजदूर कहा था, ठीक है। बढ़ते आगे यहाँ पर और देखते हैं 7वें प्रश्न को। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, शोध के दौरान शोध के दौरान घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। शोध के दौरान घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। घरेलू उपकरणों में हुए परिवर्तन, काम काज में होने वाले परिवर्तन, घरेलू कार्यों के विभाजन का स्वरूप, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शोध के दौरान घरेलू कार्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो घरेलू उपकरणों में हुए परिवर्तन को किया जाता है, काम काज में होने वाले परिवर्तन को भी किया जाता है, घरेलू कार्यों के विभाजन का स्वरूप जो होता है वो भी इसमें रखा जाता है। तो उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 8 आप लोगों का, एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समाजशास्त्र का प्रश्न। मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, देखिए ये है इनका पूरा नाम, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास जो है वो एम एन श्रीनिवास का पूरा नाम है, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो 8वें का जो डी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से 18वां भी प्रश्न था आपका। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को जो था वो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, 15 जून 2005 को। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर 20वें प्रश्न की, और ये 10वां सेकंड भाग का ये 10वां प्रश्न है, और पूरे भाग में अगर कहा जाए तो ये टोटल आपका 20वां प्रश्न हो जाएगा। किस आंदोलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। किस आंदोलन ने किस आंदोलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। किस आंदोलन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा को मजबूत किया। तो ये करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था व्यवसायीकरण आंदोलन। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति अगर देखा जाए निष्ठा को मजबूत किया तो देखिए व्यवसायीकरण आंदोलन जो था ये इसमें सबसे सराहनीय अपना योगदान निभाया था। भारतीय व्यवस्था के प्रति निष्ठा के रूप में अगर कोई आंदोलन चालू किया गया था वो था व्यवसायीकरण आंदोलन, ठीक है। तो डिस्टेंस ये था समाजशास्त्र कक्षा 12 के विद्यार्थियों का 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे
लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलते चलते मेरी एक बात याद रखना, इसे शेयर करना ना भूलना, इसे शेयर करना ना भूलना। तो खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर। और लिसन्स जो आपके साइंस साइड के फ्रेंड हैं जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, उनको डीजे सर मैथ वाले चैनल पर जरूर भेजिए।